तो दोस्तों, संकुल यौगिक के या उप सहसंयोजी यौगिक के भाग नंबर 2 में आपका स्वागत है। और हमने भाग 1 में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त किया था। आइए हम शुरुआत करते हैं भाग 2 की। तो भाग 2 में हम देखेंगे पहली हेडिंग, जो पहला ही हेडिंग है आपका, वह है संकुल क्षेत्र। इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहते हैं। कोऑर्डिनेशन डिनेशन स्फीयर स्फीयर भी कहते हैं। ध्यान देना, स्फीयर भी कहते हैं। तो इसे हिंदी में संकुल क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संकुल क्षेत्र अथवा कोऑर्डिनेशन क्षेत्र क्या होता है। तो आप कहोगे, जब भी हम किसी संकुल यौगिक को लिखते हैं, तो उसे हम प्रायः एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। आइए हम समझते हैं उदाहरण से। तो आप कहोगे, जैसे लिखा गया आपका यहाँ पे CN6 इस प्रकार लिखा गया, और यहाँ पे लिखा गया K4। तो K4 तो आपका काउंटर आयन है, लेकिन CN6 को हमने क्या किया, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी बड़े ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, संकुल क्षेत्र कहते हैं। अर्थात किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक को लिखने के बाद उसे एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और ब्रैकेट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्थान को या क्षेत्र को हम संकुल क्षेत्र कहते हैं। एक उदाहरण और देखिए आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है NiCO4, ये तो यहाँ पर जो Ni है, और मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, संकुल क्षेत्र कहेंगे। अर्थात किसी भी संकुल यौगिक को लिखने के बाद उसे हम एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, उसे हम संकुल क्षेत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण है Na, फिर आपका होगा Pt मतलब प्लेटिनम, और उसके बाद यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है Cl3 NH3 5 टाइम या 4 टाइम। अब आपने क्या देखा कि प्लेटिनम मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, इसे हम क्या कहेंगे, संकुल क्षेत्र कहेंगे। तो आप एक लाइन में इसकी परिभाषा को आप लिख सकते हो। कहोगे कि जब किसी भी संकुल यौगिक को हम लिखते हैं, लिखने के बाद उसे हम बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं, काउंटर भाग को छोड़कर, जो K4 है आपका काउंटर भाग है। उसी प्रकार जो Na है, यह भी काउंटर भाग है। तो इसको छोड़कर आप उसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर दोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, संकुल क्षेत्र कहेंगे। तो आपने समझा संकुल क्षेत्र क्या होता है। आइए हम अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हैं, वह है आपका संकुल संख्या। अब हम बात करेंगे, जो अगला मुद्दा है, अगली हेडिंग है, वह है संकुल संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे हम CN से भी लिखते हैं। C का मतलब है कोऑर्डिनेशन, N का मतलब है नंबर। तो प्रश्न आता है कि संकुल संख्या क्या होती है। तो आप कहोगे, किसी भी संकुल यौगिक में जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं, किसी भी संकुल यौगिक में जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, वही उसकी संकुल संख्या होती है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है CN6, तो यहाँ पे CN कितनी बार जुड़ा है, 6 बार। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो, Fe लिख दोगे, यहाँ पे CN को 6 बार जोड़ दोगे, ये हो गए CN। ये CN को आपने ऐसे जोड़ दिया 6 बार। तो यहाँ पे CN 6 बार जुड़ा है, अतः आयरन की Fe की संकुल संख्या कितनी होगी, 6 होगी। दूसरा उदाहरण हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई और लिया, जैसे NiCO4, तो Ni के साथ CO कितनी बार, 4 बार जुड़ा है। तो लिखेंगे हम ऐसे, Ni लिखेंगे यहाँ पर, और CO से इसे हम जोड़ देंगे। तो जब हम इसे मतलब यहाँ पे Ni लिखा और इसे हमने CO से जोड़ दिया, तो यहाँ पर निकिल की Ni की जो है, मतलब निकिल की यहाँ पर संकुल संख्या कितनी होगी, तो ये कितनी बार जुड़े हैं, गिन लो कितनी बार है, 4 बार। अतः संकुल संख्या 4 होगी। उसी प्रकार इसकी संख्या आपको बताना है, इसकी संकुल संख्या आपको बताना है
देखो आप लोगों में से कौन बताता है। तो आप कहोगे ये हमारे पास प्रश्न है, इसकी संकुल संख्या बताना है। चलिए, तो आपने कहा बिल्कुल सही। यहाँ पे होगा कितनी संकुल संख्या होगी कोबाल्ट की? 6। कोबाल्ट कितनी होगी? 6 होगी। तो आपने इसका उत्तर सही दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना, रसायन विज्ञान अपवादों से भरा हुआ है। यहाँ पर यह परिभाषा कहना ठीक नहीं है कि किसी भी संकुल यौगिक में कोई भी लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन या जितनी बार जुड़ा रहता है उसे ही हम संकुल संख्या कहते हैं। यहाँ पर अपवाद है। आइए हम देखते हैं अपवादों को, जहाँ पर आप गलती कर दोगे और यही अपवाद पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अपवादों की हम बात करते हैं। तो चलिए, आपको बताना है कि इस संकुल यौगिक में उप सहसंयोजी संख्या या संकुल संख्या क्या है। ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है। इसको हम प्रश्न को लिख दे रहे हैं और आपके पास ऑप्शन दे रहे हैं। आप लोग देखिए ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 6। दूसरा ऑप्शन है, मतलब बी ऑप्शन है आपके सामने 3। और सी ऑप्शन है आपके सामने 4। उसके बाद आपके सामने डी ऑप्शन है यहाँ पर 2। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, प्रश्न दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें संकुल संख्या क्या होगी। हमने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। अब इसको सही से देखिए और उसके बाद सोचने समझने के बाद आपको उत्तर देना है। देखिए, प्रश्न जो लिखा गया है COEN2Br2, इसमें बताना है कि संकुल संख्या क्या होगी। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 3, फिर है आपके पास 4 और है 2। सोच समझ के बताइए। तो जो लोग बोल रहे हैं 3 होगा, अर्थात ऑप्शन बी, वो लोग गलत हैं। जो लोग बोल रहे हैं 4 होगा, वो भी गलत हैं। जो लोग बोल रहे हैं 2 होगा, वो भी गलत हैं। आइए हम समझते हैं कैसे। क्योंकि अभी हमने देखा था जो एथिलीन मतलब जो ईएन है उसका जो सूत्र होता है ऐसे होता है ना। यहाँ पे हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे लिख देंगे। और यहाँ पर लोन पेयर कितने, एक जोड़ी यहाँ पे एक जोड़ी यहाँ पे होता है। एक जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी ये हो गया। लेकिन ये चीज कई बार है, यहाँ पे देखिए सही से, यहाँ पे ये चीज है 2 बार। तो 2 बार का मतलब है कि यही चीज 2 बार है। अर्थात आप ऐसे 2 बार लिखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ, एक यहाँ, अर्थात एक ईएन में कितने 2 हो गए। तो 2 ईएन में कितने हो गए, 4 हो गए। जब 4 हो गए और 2 ब्रोमीन पर है तो 4 2 कितने हो गए, 4 और 2 बराबर 6 हो गए। अर्थात यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। तो आपके सामने जो प्रश्न दिया गया था COEN2Br2 में संकुल संख्या कोबाल्ट की कितनी होगी, तो वह होगी 6। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न क्या है, और उसमें भी हम आपको ऑप्शन इसी प्रकार देंगे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने जो दिया गया है, उसमें भी आपको संकुल संख्या बताना है। लिखिए आप। अगला प्रश्न यहाँ पे है Cr मतलब क्रोमियम, फिर है आपका C2O4। C2O4 इसमें आपको बताना है कि संकुल संख्या क्या है। इसको हमने इस प्रकार लिख दिया। अब आप बताइए इसकी संकुल संख्या क्या है। ऑप्शन है पहला यहाँ पे है 3, बी ऑप्शन है आपका 6, उसके बाद है आपके ये सी ऑप्शन यहाँ पे होगा 4 और डी ऑप्शन होगा 2। देखिए प्रश्न को ध्यान से और उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। कुछ समय आपको देते हैं। प्रश्न है आपका क्रोमियम अर्थात Cr C2O4 होल ट्वाइस Cl2, और यहाँ पर दिया गया है आपके सामने ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, तीसरा है आपका 4 मतलब 4 है या 4, और उसके बाद है आपका यहाँ पे 2। चलिए आपको हम बताते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका 6। क्या होगा? और बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इस बार बहुत बढ़िया अंकों के साथ बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत ज़्यादा संख्या के साथ, अधिक संख्या के साथ आप लोगों ने बताया है। बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया है ऑप्शन बी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग दिल से वीडियो को देखिए और मन से प्रश्नों के उत्तर दीजिए ताकि पेपर में आप फोड़ के आओ। अब हम बात करेंगे कैसे होता है। देखिए, तो यहाँ पे इसकी हम रचना बनाएंगे। तो यह रचना इस प्रकार की होगी COO माइनस COO माइनस, माइनस मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म, ये हो गया।
और यहाँ पर ऐसे रहता है, ये हो गई। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है, 2 हो गए। और ये चीज कई बार है, 2 बार है, तो मतलब 4 हो गए, और 4 2 6 हो गए। हमने इसको भी समझ लिया। आइए हम देखते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक को कि अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। अब हम बात करेंगे संकुल यौगिकों का वर्गीकरण, कि संकुल यौगिकों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो मेरे दोस्त, संकुल यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए, जो पहला भाग है वह है आपका आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर। दूसरा है हमारा, वह है आपका लिगेंड के आधार पर, लिगेंड के आधार पर। तीसरा है आपका ज्यामितीय के आधार पर, ज्यामितीय के आधार पर। तो देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर पहले वर्गीकरण की। तो एक बात समझ लीजिए, जो संकुल यौगिक है उसे 3 भागों में या 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है आवेश के आधार पर, दूसरा है लिगेंड के आधार पर, तीसरा है ज्यामितीय के आधार पर। तो हम बात करेंगे पहला, जो है आपका आवेश के आधार पर। देखिए, आवेश के आधार पर यदि हम संकुल यौगिक की बात करते हैं, आवेश के आधार पर यदि हम संकुल यौगिक की बात करते हैं, तो इसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका धनात्मक। पहला क्या है? धनात्मक संकुल यौगिक, धनात्मक संकुल यौगिक। पहला है धनात्मक संकुल यौगिक, और दूसरा है ऋणात्मक संकुल यौगिक, ऋणात्मक संकुल यौगिक। और तीसरा है उदासीन संकुल यौगिक। तो आइए हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि धनात्मक संकुल यौगिक क्या होता है, ऋणात्मक संकुल यौगिक क्या होता है, और उदासीन संकुल यौगिक क्या होता है। तो हम पहले बात करेंगे धनात्मक संकुल यौगिक की। तो धनात्मक संकुल यौगिक ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश मिलता है। धनात्मक संकुल यौगिक ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश मिलता है। आइए हम उदाहरण से इनको समझते हैं। जैसे Cu, उसके बाद है NH3, CuNH3 6 टाइम, और यहाँ पे प्लस का 2। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, तो क्या है दूसरा? क्रोमियम अर्थात Cr, या आप इसको यहाँ लिख दो Cr। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे NH3 6, NH3 6, या H2O कर दीजिए यहाँ पे H2O, ताकि लिगेंड में परिवर्तन रहे। 6, अब यहाँ पे कर दोगे प्लस का 3। तो हमने देखा पहला धनात्मक संकुल यौगिक। ये ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश मिलता है। जैसे हमने देखा Cu NH3 6 बार और 2 का आवेश होगा, ये आवेश प्लस में रहेगा। उसी प्रकार क्रोमियम अर्थात Cr लिखेंगे, H2O 6 बार प्लस 3 का आवेश इस पर रहेगा। अब हम देखते हैं अगला ऋणात्मक संकुल यौगिक। ये ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिन पर ऋणात्मक आवेश मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपके सामने है FeCN6 हो गया, और यहाँ पर माइनस का 4, ये मतलब आवेश इस पर मिलता है। उसी प्रकार CuCN6 Cn कर दीजिए, या हाँ यहाँ पे Cn 4 टाइम्स है, और इस पर भी आवेश का मिलेगा, -3 मिलेगा। तो हमने देखा ये क्या है, ये ऋणात्मक संकुल यौगिक का उदाहरण है। बात करते हैं उदासीन संकुल यौगिक की। तो जैसे यहाँ पे देखिए NiCO 4 टाइम्स 0, मतलब कोई आवेश इस पर नहीं है। उसी प्रकार CO NH3 6 टाइम, ये हो गया आपके पास, और Cl3, इस पर भी कोई आवेश
नहीं है। तो ये क्या हो गया आपके, ये सभी उदाहरण हो गए उदासीन संकुल यौगिक के। तो आपने देखा आवेश के आधार पर संकुल यौगिक को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है धनात्मक संकुल यौगिक, दूसरा है ऋणात्मक संकुल यौगिक, तीसरा है उदासीन संकुल यौगिक। फिर हम परिभाषा समझेंगे पहले वाले की। तो धनात्मक संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिन पर धनात्मक आवेश मिलता है। दूसरा है ऋणात्मक, जिन पर ऋणात्मक आवेश मिलेगा, और तीसरा जिस पर कोई आवेश नहीं मिलता है। उदाहरण को आप लोग नोट कर लेना। अब अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट है वह है किसके आधार पे, तो हम इसकी बात करेंगे लिगेंड के आधार पर संकुल यौगिक कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम लिगेंड के आधार पर संकुल यौगिकों का वर्गीकरण करते हैं तब हमें 2 प्रकार के संकुल यौगिक मिलते हैं, जिसमें पहला है समलिगेंड संकुल यौगिक, जिसे हम क्या कहते हैं, होमोलेप्टिक। ध्यान देना, क्या कहेंगे, होमोलेप्टिक कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि होमोलेप्टिक या समलिगेंड संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो आप कहोगे ऐसे संकुल यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, समलिगेंड संकुल यौगिक कहते हैं या होमोलेप्टिक संकुल यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए FeCN6। देखिए यहाँ पे जो CN है वह मतलब CN ही जुड़ा है केंद्रीय धातु से, कोई ऐसा नहीं कि दूसरा भी लिगेंड आकर जुड़ा हो। अब हम इसे विस्तार में इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए ये मतलब यहाँ पे होगा CN, तो सब में देखिए जितने भी लिगेंड हैं सब एक ही प्रकार के हैं। तो आप कहोगे ऐसे संकुल यौगिक जिसमें मिलने वाले लिगेंड अर्थात वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है वह एक ही प्रकार का होगा। दूसरा आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पे देखिए दूसरा उदाहरण दिया गया है CONH3 6 टाइम, उसी प्रकार NiCO4 टाइम। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी समलिगेंड संकुल यौगिक के उदाहरण हैं। तो आप कहोगे समलिगेंड संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए FeCN6, CONH3 6, NiCO4। तो हमने इसको देखा। आइए हम बात करते हैं दूसरे वाले की, जो है आपका विषम लिगेंड संकुल यौगिक। क्या है, विषम लिगेंड संकुल यौगिक, उसकी हम बात करते हैं। तो विषम लिगेंड संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं, विषम लिगेंड संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें लिगेंड कई प्रकार से जुड़े रहते हैं या अलग अलग जुड़े रहते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। विषम लिगेंड संकुल यौगिक या हेटेरोलेप्टिक अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो आप कहोगे ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं उसको हम विषम लिगेंड संकुल यौगिक के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे इसके उदाहरण को आइए हम समझते हैं कि विषम लिगेंड संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो इसका उदाहरण है PTNS3 मतलब अमोनिया। ये अमोनिया कितनी बार है, 3 बार है, और Cl कितनी बार है, 3 बार है। देखिए इसमें लिगेंड अमोनिया है और क्लोरीन है, अर्थात इस प्रकार के यौगिक में लिगेंड 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार अगला उदाहरण है यहाँ पे COCl फिर NH3 5 टाइम्स मतलब 5 बार रहेगा। तो हमने इसको भी देखा। तो आप कहोगे विषम लिगेंड संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के
अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े रहते हैं। जैसे इसमें अमोनिया और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और दूसरे उदाहरण में देखिए अमोनिया है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम विषम लिगेंड संकुल यौगिक कहते हैं। अगला वर्गीकरण है ज्यामितीय के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं कि ज्यामितीय के आधार पर संकुल यौगिक को कितने भागों में बांटा गया। तो ज्यामितीय के आधार पर संकुल यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है चतुष्फलकीय। क्या है? चतुष्फलकीय संकुल यौगिक। तो हम देखेंगे कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिक क्या होते हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं, इसे हम टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल भी कहते हैं। तो देखिए, हम कहेंगे चतुष्फलकीय की बात होगी तो आप कहोगे कि ये ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं। ये ऐसे संकुल यौगिक होते हैं जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं NiCO4। Ni यहाँ पे क्या है? निकिल है, अर्थात ये यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु है, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे। और यहाँ पर जो CO है ये कार्बोनिल है। कार्बोनिल का मतलब है लिगेंड है, अर्थात हमने यहाँ पे ये समझा कि लिगेंड अर्थात जो आपका कार्बोनिल है वह निकिल से जुड़ा हुआ है, लेकिन निकिल से 4 क्या जुड़े हैं? यहाँ पे कार्बोनिल जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे Pt अर्थात प्लेटिनम NH3 2 बार मतलब होल ट्वाइस, उसके बाद Cl2। तो इसको यदि इसकी हम बात करेंगे तो प्लेटिनम बीच में रहेगा और यहाँ से आपके अमोनिया जुड़ेंगे। इस प्रकार ये अमोनिया हो गए और यहाँ से क्लोरीन जुड़ेगा। अर्थात इस प्रकार के भी उदाहरण में जो आपका धातु है, धातु से आपकी क्या जुड़ी है? 4 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम इसका नाम देते हैं चतुष्फलकीय संकुल यौगिक या टेट्राहेड्रल संकुल यौगिक। तो हमने इसको देखा। अब हम बात करेंगे अगले संकुल यौगिक की, जो है आपका ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल संकुल यौगिक या अष्टफलकीय संकुल यौगिक। तो यदि आपसे हम प्रश्न करें कि संकुल जो आपका चतुष्फलकीय संकुल यौगिक है उसका मतलब क्या है, तो आप बताएंगे कि वे यौगिक जिसमें या वे संकुल यौगिक जिसमें निकिल या किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, उसे हम चतुष्फलकीय संकुल यौगिक कहते हैं। और यहाँ पे हमने इसको समझा और उसके बाद पढ़ेंगे हम अष्टफलकीय संकुल यौगिक। अब हम देखेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक। क्या देखेंगे? अष्टफलकीय संकुल यौगिक। तो प्रश्न उठता है कि अष्टफलकीय संकुल यौगिक क्या होते हैं। तो आप कहोगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक वे संकुल यौगिक होते हैं जो क्या होते हैं? 6 लिगेंड से। ध्यान देना, यहाँ पर ये बात मत कहना कि 8 लिगेंड से जुड़े होंगे। आप कहोगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक वे संकुल यौगिक होते हैं जो कितने? 6 लिगेंड से जुड़े हों। अर्थात जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात उनकी समन्वय संख्या 4 होती है, लेकिन जो आपके अष्टफलकीय संकुल यौगिक होते हैं उनकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। तो हम कहेंगे अष्टफलकीय संकुल यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें 6 लिगेंड जुड़े रहते हैं। अब आइए हम समझते हैं। तो आप कहोगे, उदाहरण के लिए आपके सामने है CONH3 4 टाइम, मतलब ये 4 बार रहेगा, और Cl2। तो इसकी अगर हम संरचना बनाएं तो कैसे बनेगी? बनेगी आपकी इस प्रकार CO, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अमोनिया, और यहाँ पर भी अमोनिया लिखेंगे, यहाँ पर भी अमोनिया लिखेंगे क्योंकि 4 बार दिया गया है, और यहाँ पर यहाँ पे क्लोरीन को हम लिखेंगे। तो ये हमने देखा इस प्रकार की ये
रचना को बनाएगा। अर्थात यहाँ पे जो लिगेंड है वह यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात कोबाल्ट है, यह कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 लिगेंड से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है FeCN6, FeCN6। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इस प्रकार, Fe को लिखेंगे यहाँ और पहले हम Cn को लिखेंगे। Cn मतलब हर जगह पे आपको साइनाइड लिखना होगा। दिया कितनी बार? 6 बार दिया गया है, तो हमें 6 बार इसको लिखना होगा। अर्थात इस उदाहरण में भी जो यहाँ पर दूसरा उदाहरण दिया गया है, इसमें भी लिगेंड कितनी बार है? लिगेंड आपका केंद्रीय धातु परमाणु से 6 बार जुड़ा हुआ है। अर्थात इसकी भी उपसह संयोजी संख्या 6 होती है। तो हम कहेंगे जो चतुष्फलकीय संकुल यौगिक होते हैं उसकी उपसह संयोजी संख्या कितनी होगी? तो उसकी 4 होती है। लेकिन अष्टफलकीय संकुल यौगिक की जो होते हैं मतलब उनकी संकुल संख्या कितनी होती है? उनकी संकुल संख्या 6 होती है। तो हमने देखा बाकी इसके अतिरिक्त भी संकुल यौगिक होते हैं, जैसे वर्ग पिरामिडीय, वर्ग समतलीय, मतलब अनेक प्रकार के भी होते हैं। तो आज हमने देखा कई महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा, जिसमें हमने सबसे पहले समझा कि आपके महत्वपूर्ण टर्म को समझा था जो बहुत ही काम का था, और वहाँ पर जो कुछ भी हमने समझा वो बहुत काम का था। तो इसमें हमने जो पहला पॉइंट समझा था उसकी हम बात करते हैं, तो वो था आपका संकुल क्षेत्र। उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पर संकुल यौगिकों का वर्गीकरण, साथ ही साथ हमने पढ़ा संकुल संख्या। फिर मतलब हमने देखा कि जब संकुल यौगिकों का हमने वर्गीकरण पढ़ा तो इसमें हमने कई सारे भागों को देखा। जैसे इसमें वर्गीकरण की बात करें तो पहला था आवेश के आधार पर, दूसरा हमने देखा लिगेंड के आधार पर, तीसरा हमने देखा ज्यामिति के आधार पर। आवेश के आधार पर हमने देखा कि ये 3 प्रकार के होते हैं, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक संकुल यौगिक, तीसरा है आपका उदासीन संकुल यौगिक। उसी प्रकार हमने लिगेंड के आधार पर देखा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला सम लिगेंड संकुल यौगिक, दूसरा है विषम लिगेंड संकुल यौगिक। और लास्ट में हमने देखा जो अभी हमने देखा ज्यामितीय के आधार पर भी संकुल यौगिक आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है चतुष्फलकीय संकुल यौगिक और दूसरा होता है अष्टफलकीय संकुल यौगिक। तो दोस्त आज यहीं तक। इसके अगले भाग में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। हम देखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है और कीलेट क्या होता है। तो दोस्त आज यहीं तक। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।